हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपका पेपर है 24 फरवरी को। तो आज हम आपके लिए 2-3 दिन पहले उपस्थित हुए हैं एक नया मॉडल पेपर लेकर के। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आपने यह मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको पेपर में कम से कम 30 नंबर तो देखने को इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मेरा दावा है। आप विश्वास मानिए मेरा, आप इस पूरे वीडियो को देखिए और अंत में, पूरा देखने के बाद आप अंत में आराम से कमेंट करके बताइएगा। जब पेपर देकर आइएगा तो फिर आप वीडियो को सेव करके रख लीजिए और जब आप पेपर देकर आएंगे तब आप बताइएगा कि आपको 30 नंबर मिले कि नहीं मिले। कम से कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। वैसे है तो पेपर पुराना ही 2024-25 का है, लेकिन आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि जब हम लोग परीक्षा देते थे तो हम लोग भी सॉल्व करके जाते थे और आप विश्वास मानिए पेपर बहुत अच्छे से फंसते थे। प्रीवियस ईयर से वैसे भी पेपर आते हैं, एक आध दो प्रश्न है जो नए आते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं वीडियो। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 12 सामान्य हिंदी। हाँ, बता दूं आपको कि यह जो है सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है, तो कृपया साहित्यिक हिंदी वाले ना देखें, ये सामान्य हिंदी वालों के लिए है। सबसे पहले आपको दिया जाए, देखिए भैया के पास समय पर्याप्त है, 4-5 दिन का समय है, 3-4 दिन का। तो आप अभी इसमें जो जितने भी नोट वगैरह दिए हैं उसको पढ़ लीजिए, ताकि पेपर में आपको समय नहीं रहता है पढ़ने के लिए। पेपर में है कि आप प्रश्न को पढ़ो, तुरंत आंसर लिखो। तो जितने भी निर्देश दिए रहते हैं उसको अभी देख लीजिए कौन कौन से निर्देश दिए रहेंगे। तो सबसे पहले है कि आपका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, जैसा कि ये हर पेपर में होता है। आपको जो कुछ विशेष नोट करके दिया गया है वो क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात कही गई है कि इसमें आपको सभी प्रश्न को देना आवश्यक है। 2 खंड हैं, ध्यान दीजिए, 2 खंड हैं, दोनों खंडों में सभी का आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपका पहला खंड होगा खंड नंबर का, पहला खंड आपका होगा खंड का। और जिस प्रकार से यहाँ पर आपका पहला खंड होगा खंड नंबर का, और आपको जो भी जितने अंक के जो प्रश्न होंगे वो सामने निर्धारित किए रहेंगे। जैसे पहला खंड नंबर का जो प्रश्न उत्तर नंबर 1 है, यहाँ पर जो लिखा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य यह निबंध किस लेखक का है, तो यह इसके सामने आपको ये दिख रहा है कि 1 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये लिखा गया है। इसी प्रकार से पेपर में भी आपको लिखा रहेगा कि कितने नंबर का है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर वह है संपूर्णानंद जी। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं ये गलत है, मोहन राकेश भी गलत हैं, रामकृष्ण दास भी गलत हैं। इसका राइट आंसर है संपूर्णानंद। तो पहले का आंसर क्या हो गया, संपूर्णानंद। आपका दूसरा प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है। इसके सामने भी 1 नंबर लिखा गया है, ये जो प्रश्न है ये भी 1 नंबर का है। लल्लू लाल की जो रचना है वह है क्या, प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है कि प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। ये जो परीक्षा गुरु रचना है ये लाला श्रीनिवास दास की है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाल्लाह खां की है। सुख सागर जो रचना है वो मुंशी सदा सुखलाल जी की है। तो जो ये प्रेम सागर रचना है यही लल्लू लाल जी की रचना है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है जो गा वाला है, गा है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। इसके भी आपके 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट होगा। ना तो प्रेमचंद सही है, ना अमरकांत और ना जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, यशपाल। तो यहाँ तक आपको 3 नंबर मिल गए। अब यहाँ से अगला देखते हैं जो हमारा घा वाला है कि आवारा मसीहा। चौथा प्रश्न यहाँ पर है घा का है जो प्रश्न है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। इसके लिए भी आपको 1 नंबर निर्धारित किया गया है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर जो पहला है यानी कि 1 है वही राइट हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं है, राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं है, रांगे राघव नहीं है, राहुल सांकृत्यायन नहीं है। तो कौन है इसके, विष्णु प्रभाकर जी। आवारा मसीहा कभी कभी पूछ लेता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, थोड़ा चेंज हो सकता है ना। तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है,
जीवनी विधा की रचना है। और थोड़ा कभी कभी प्रश्न अगर क्लिष्ट करना होता है तो पूछ लेता है कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, तो यह जीवनी किसके ऊपर लिखी गई है? तो आपको बता दें शरत चंद्र के ऊपर लिखी गई जीवनी है ये, शरत चंद्र। तो यहाँ से 3 प्रश्न क्लियर हुए। आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वह विष्णु प्रभाकर जी हैं। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और यह जीवनी शरत चंद्र जी के ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ से आपको 1 नंबर मिल गए, आपके 4 नंबर हो गए। 5वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? इसके सामने भी आपको 1 नंबर निर्धारित है कि इसके भी आपको 1 नंबर मिलने हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, सरदार पूर्ण जी की भी नहीं है, वासुदेव जी की भी नहीं है। तो अंगा का जो राइट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये अब यहाँ से प्रश्न नंबर 1 के 5 प्रश्न संपन्न हुए। यहाँ तक आपको 5 नंबर मिलेंगे आराम से। अब प्रश्नोत्तर नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2 की जो पहली प्रश्न है, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 2 का जो खंड का है उसमें पूछा गया है कामायनी किस युग की रचना है? इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो बता दिया जाए कि जो कामायनी है यह आपकी छायावादी युग की रचना है। अब यहाँ से 1-2 प्रश्न और जो बन सकते हैं उसको बता दूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको जो 1 प्रश्न आते हैं उससे संबंधित जो 2-3 प्रश्न है उसको बताएंगे, तो आपको और भी क्वेश्चन आपके दिमाग पर रहेंगे। मान लीजिए उसके स्थान पर थोड़ा बदल दिया जाए, क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया जाए, तो आप पढ़े रहेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि इसमें पूछ लिया गया है कामायनी किस युग की रचना है, तो छायावादी युग की रचना है। इससे 2-3 प्रश्न और बनते हैं कि कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा। कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कामायनी क्या है, तो कामायनी एक महाकाव्य है। दूसरा प्रश्न बना कामायनी क्या है, यानी किस विधा की रचना है, तो कामायनी महाकाव्य है। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कामायनी जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें 15 सर्ग हैं, इसमें 15 सर्ग हैं। और चौथा प्रश्न पूछ सकता है कि कामायनी जो रचना है कब लिखी गई थी, तो कामायनी रचना लिखी गई थी 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ ना, कितने प्रश्न आपको क्लियर हुए कि जो ये कामायनी है, कामायनी छायावाद युग की रचना है, कामायनी 1936 ईस्वी में लिखी गई थी, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, कामायनी एक महाकाव्य है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। कभी कभी सर्गों का नाम पूछता है तो पहला सर्ग और अंतिम सर्ग, लेकिन इतना डीपली नहीं जाएगा। तो आप कामायनी से ये 5 प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिए। तो यहाँ से आपको मैंने कामायनी से 5 प्रश्न बताए। अगर 5 प्रश्न इस प्रकार से घुमा किया जाए तब भी आप लिख सकते हैं कि कामायनी वाला प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं ना। तो यहाँ से 1 नंबर आपके और बढ़ गए। अब अगला हमारा है खा है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग का है। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रगतिवाद युग का नहीं है, तो भैया नहीं वाले प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन प्रगतिवाद युग का है, तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर निर्धारित है। आपके ऑप्शन हैं अग्रदास, नंददास, तुलसीदास और रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आपको बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवाद युग के कवि हैं, प्रगतिवाद युग के हैं। आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता है, भैया देखिए हमको ये याद है, हमने पढ़ा है। आपको नहीं याद है तो आप ट्रिक देखिए इसकी कैसे हो सकती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवि में अग्रदास, नंददास का नाम आता है, और ये किस काल के हैं, तो भक्ति काल के हैं, तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तुलसीदास भी आपको पता है भक्ति काल के हैं, तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बच्चा कौन, रामधारी सिंह दिनकर। तो जो प्रगतिवादी युग के हुए वो कौन हुए, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हुए। अगला प्रश्न है गा वाला कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, इसके सामने भी 1 नंबर है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक जो प्रकाशन हुआ वे 4 प्रकाशित हुए थे। कभी कभी पूछ लेता है प्रथम तार सप्तक, कभी कभी प्रथम तार सप्तक को ही तार सप्तक के नाम से जानते हैं। तो आप लोग आराम से देखिए कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था, तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का जो गा वाला खंड है वो क्या है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। इसके सामने भी आपको 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1943 ईस्वी।
1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। प्रथम तार सप्तक को ही तार सप्तक के नाम से जानते हैं। और तार सप्तक का प्रकाशन किए थे अज्ञेय जी, ये भी पूछ सकता है, अज्ञेय जी। और प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी में हुआ। तो आपका ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। चौथा हमारा है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घ है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ये घ वाला प्रश्न कर रहा है, ये भी 1 नंबर का है, 1 नंबर उसके सामने निर्धारित किए गए हैं। ये हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो आपको बता दें कि द्विवेदी युग की इसमें से कौन सी रचना नहीं है, तो कामायनी जो रचना है यह द्विवेदी युग की नहीं है। कामायनी अभी ऊपर आपको बताया था कि यह छायावाद युग की रचना है, छायावाद युग की रचना है कामायनी। अब देखिए जो प्रिय प्रवास है, यहाँ से जो 3 और हैं उसको भी बता देना, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको कुछ न कुछ नया बताने के लिए। तो जो आपका जो प्रिय प्रवास रचना है यह हरिऔध जी की रचना है। किनकी रचना है? हरिऔध जी की रचना है, और यह द्विवेदी युग की रचना है। क्लियर आपको? उसके बाद जो दूसरा है साकेत, पहला तो था आपका हरिऔध जी का, दूसरा आपका जो आपका इसमें राइट, हाँ दूसरा है साकेत। साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और यह सभी जो रचनाएं हैं ये सब द्विवेदी युग की रचना है। और इसमें पूछ रहा है कि द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वह कामायनी वाला है कि कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यह आपके छायावादी युग की रचना है। तो यहाँ से आपको 1 नंबर और मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, और यह इसका लास्ट प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कौन सी शाखा से है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो अष्टछाप है, अष्टछाप में 8 कवि हैं। 8 कवियों में आपको एक का भी नाम याद होगा। तो 8 कवियों में जो मेन कवि हैं वो हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। और आप सभी को पता है कि सूरदास जी भक्ति काल के हैं, और भक्ति काल में जो सगुण भक्ति शाखा है, सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो कृष्णाश्रय भक्ति शाखा है, सूरदास जी उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ इसमें जो राइट आंसर होगा कि जब अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कौन सी शाखा से है, तो जो अष्टछाप के कवि हैं उसमें सूरदास जी भी हैं। सूरदास कहाँ से आते हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा से आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से है। इसका भी आपको 1 नंबर मिला। तो इस प्रकार से आपके 10 के 10 प्रश्न आप सही करेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपके 10 नंबर का जुगाड़ हो गया। अब अगला 10 नंबर देखिए, यहाँ से आपके प्रश्नोत्तर नंबर 3 स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग पेपर में अगर आपको आ रहा होगा क्वेश्चन तो आप लोग क्रमबद्धता का विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए गद्यांशों का, प्रश्नोत्तर नंबर जो हमारा 3 है वो कह रहा है कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इसमें 5 प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न 2-2 अंक के हैं, और आपको इसमें मिलेंगे 10 नंबर टोटल। कितने अंक मिलेंगे आपको? 10 नंबर। शुरुआत के 10 प्रश्न का जुगाड़ हुआ 10 नंबर का। अब चलिए इसमें 10 नंबर आप कैसे प्राप्त करेंगे उसको देखते हैं। एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उसमें कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी की गर्भ में पोषण मिल रहा है, यानी कि अनेक प्रकार की धातुओं को पोषण मिल रहा है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीसकर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ये आपका गद्यांश रहा। इसमें से आपको 5 प्रश्न आपके सामने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इन सभी के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 2-2 अंक मिलेंगे, तो यानी कुल मिला के 10 अंक हुए। तो पहला प्रश्न आपका इसमें क्या कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप हेडिंग लगाइएगा संदर्भ की, ऐसे आराम से अच्छे से हेडिंग लगाइएगा संदर्भ की। संदर्भ में आप लिखेंगे कि जो संदर्भ आप लिखेंगे हेडिंग लगा करके संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ्य से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे किसके? गद्यांश के। आपको 2 नंबर गद्यांश के आराम से मिल जाएंगे।
अब उसके पश्चात हम अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न इसमें कह रहा है कि धरती को वसुंधरा क्यों कहलाती है, यानी कि प्रश्न आपसे कर रहा है यहाँ पर कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती हैं। तो इसका आपके पास जो उत्तर है आप इसी में से ढूंढेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि धरती माता के कोख में अमूल निधियाँ भरी हैं, इसी के कारण यह वसुंधरा कहलाती हैं। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आपसे कह रहा है, तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे। कि आप व्याख्या करने से पहले इसको जरूर लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं। उसके बाद आप आराम से अपनी बातों को इसमें जितनी भी व्याख्या है आराम से आप कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है इसमें कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो इसका उत्तर आपके इसमें गद्यांश में स्पष्ट लिखा है, यहीं पर कहीं था कि इसकी जो पृथ्वी के देह को किसने सजाया है, यहाँ पर उत्तर था इसका अगणित प्रकार की मिट्टियों ने। यहाँ पर लिखा गया है कि पहाड़ों और अगणित प्रकार की मिट्टियों ने पीस पीस कर पृथ्वी के देह को सजाया है। तो आपको इसका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और चौथा उत्तर हमारा है भावी आर्थिक अभ्युदय। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास इसका है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। हमें क्या करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छे से करेंगे तो 2-2 नंबर मिलेंगे और यहाँ से आपको 10 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। अब चलते हैं हम, देखिए ये तो रहा। उसके बाद अगर आप अथवा में अगर पहला नहीं आ रहा है तो आप अथवा में आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है जो है अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है कालिदास, इसका रस ले सकें अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होकर बेकार हूँ। तो ये भी है, इसमें भी आपके जो 5 प्रश्न हैं आप इसको आराम से करिए। संदर्भ लिखिए, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के फूल से लिया गया है। आप रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, इसी में से उत्तर लिखिए, आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ से 10 नंबर मिले, दूसरे प्रश्न से मिले। अब हम शुरू करते हैं। जो पद्य वाला पोर्शन आता है, पद्य वाला पोर्शन भी 10 नंबर का होता है। यहाँ पर स्पष्ट है ना, 5 × 2 यानी 10। इसमें जो आपके पास एक पद्यांश दिया है उसमें से आपको 5 प्रश्न करना है। आपके सामने पद्यांश है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यह कहाँ से लिया गया है, तो कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप जो आपके में सिलेबस में है, कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है, वहाँ से लिया गया है कैकेयी का अनुताप। तो ये आपका रहा गद्य पद्यांश। अब इसमें 5 जो प्रश्न हैं आप उसके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की आपको व्याख्या कर देनी है। यहाँ पे जो रेखांकित अंश है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। इसमें कई कह रहे हैं कि जो दुर्बलता है, दुर्बलता ही तो शपथ का, जब वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं, तो वे बता रहे हैं कि दुर्बलता ही तो एक चिन्ह विशेष है शपथ का। जो शपथ खाते हैं, बार बार कसम क्रिया खाते हैं, वो दुर्बल होते हैं। और अबला जन के लिए कौन सा पथ है, केवल इतना ही इसका भावार्थ है, ज़्यादा नहीं। इसमें थोड़ा आप जोड़ दीजिएगा अपने मन से कि मैथिली शरण गुप्त जी इसमें कहते हैं कैकेयी के बारे में वगैरह वगैरह। और अगला कह रहा है कि करके पहाड़ सा, यहाँ पर जो बहुत अच्छा कहा गया है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ कहा गया है पाप सा, पहाड़ सा। यहाँ पर एक प्रकार से रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार यहाँ पर है। इसमें आपको भेद रहित आरोप कर रहा है कि पहाड़ सा पाप किया हूँ, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा।
अगला है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव स्पष्ट है कि जब राम जी वनवास गए हुए हैं तो पश्चाताप हेतु चित्रकूट में गए थे कई और वहाँ पे राम से पुनः आग्रह कर रहे थे कि आप आइए, हमसे गलती हो गई, लेकिन वो आने के तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से जो इसका भाव है यही है। भाषा की विशेषताएं अगर आपको लिखना हो तो ये खड़ी भाषा में लिखा गया है और आप इसकी विशेषता को बता सकते हैं 2 नंबर में। अगला अथवा में है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो न तो सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमिक वाही, गोदले श्रांति खोना, ओठों की यो कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसे ला, धीरे धीरे परस उसके क्लांताओं को मिटाना, छाया द्वारा सुगित करना तप्त भूतांगना को। यह जो आपका पद्यांश है अथवा वाला पद्यांश, ये बहुत सरल है और ये आपके पहला चैप्टर जो है पवन दूतिका वहाँ से ही लिया गया है, पवन दूतिका से लिया गया है। और पवन दूतिका तो हरिऔध जी का है, पहला ही चैप्टर है। मंदाक्रांता छंद इसमें रचा हुआ है, नहीं मंदाक्रांता छंद है। इसमें जो प्रश्न कर रहा है कवि वो क्या कह रहा है, पहला तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ पता ही आपको, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की हिंदी की जो अपनी कविता लगी हुई है पवन दूतिका, उसके जो हमारे रचयिता हैं वो हमारे हरिऔध जी हैं, वहाँ से ली गई है। इस प्रकार से आप बना के लिखेगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या केवल 2 ही लाइन के है। जो थोड़ी सी श्रमिक हो वही गोद सलांत खोना, ओठों की यो कमल मुख की मलनताएं मिटाना, यानी कि जो राधा जी हैं वो पवन से जो संदेश देते हुए कह रही हैं कि रास्ते में अगर तू जा रही हो, कोई मिल जाए जो प्यासी हो, तो आप उसकी मलनताओं को, मुख को मिटाना, उसको हवा देना। इस प्रकार से राधा जी पवन को बता रही हैं। तो इस प्रकार से ये भी हो गया। अगला इसका जो प्रश्न है कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कह रही हैं, तो राधा जी लज्जाशील पथिक महिला के बात में कह रही हैं कि वह लज्जाशील महिला है, अपने हवा के माध्यम से उसके वस्त्रों को तुम उड़ा मत देना। अगला जो हमारा है कि ओठों की और कमल मुख में, यहाँ पर ओठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। तो कमल और मुख में भी रूपक अलंकार है, यहाँ पर भी आपको रूपक अलंकार देखने को मिल जाएगा, कमल मुख। ठीक है, रूपक और उसमें एक अलंकार और भी है, जैसे उसमें था कमल मुख। इनका जो कमल है वो इनका जो मुख है वो कमल के समान है, तो आपको उपमा अलंकार भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। उपमा रूपक आप दोनों लिख दीजिएगा। ओके। अगला है जलद और कृषक ललना। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो भैया देखिए 2 नंबर का है। जलद का मतलब होता है बादल, जिसके अंदर जल रहे वो बादल। कृषक ललना का मतलब होता है किसान की बेटी, किसान की बेटी। तो 1-1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपके पाँचों के पाँचों प्रश्न का उत्तर मिला ना, तो यहाँ से भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 5 आप जब हल करेंगे तो बहुत ईजी है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 इसमें कह रहा है कि किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है और ज़्यादा नहीं, अधिकतम जो इसकी समय सीमा है, समय सीमा क्या शब्द सीमा है, वो कितने शब्दों की है, तो 80 शब्दों की समय सीमा है। इसके लिए आपके पास निर्धारित शब्द कितने हैं, तो आपको निर्धारित अंक इसमें 5 दिए गए हैं। 3+2, 3+2 का क्या अर्थ है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे जो आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे आप जो उसका रचना लिखेंगे। इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे कौन कौन दिए गए हैं आपके साहित्यिक लेखक में, तो एक तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, दूसरे APJ अब्दुल कलाम जी हैं, तीसरे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तीनों में से आप किसी एक का लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये गद्य से हैं। दूसरा है पद्य से। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का जो खा वाला है, इसमें भी वही है कि पद्य में से एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देना है, देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। कृतियों मतलब रचनाओं पर प्रकाश डालना है। इसमें कौन कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, पंत जी हैं और दिनकर जी हैं। इसको लिखिए, 5 नंबर पाइए। प्रश्नोत्तर नंबर 6 जो आ गया है, यहाँ पर थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए, 5 नंबर का है। प्रश्नोत्तर नंबर 6 कह रहा है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का जो उद्देश्य है उस पर आपको प्रकाश डालना है।
उसके बाद क्या कह रहा है, अथवा, फिर से अथवा है कि ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखें। यानी आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक बहादुर कहानी है, एक पंचलाइट कहानी है, एक ध्रुव यात्रा है। अगर आपको बहादुर कहानी आ रहा है तो आप उसका उद्देश्य लिखिए, पंचलाइट कहानी आ रही है तो आप उसका उद्देश्य लिखिए। अगर ये दोनों नहीं आ रहा है तो आप ध्रुव यात्रा जो कहानी है आप उसकी कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे कितने नंबर, 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। समझ में आया। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 7। यहाँ से थोड़ा आपके लिए आसान है ये जो प्रश्नोत्तर नंबर 7 है। इसमें कह रहा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नोत्तरों का उत्तर देना है। जैसे अपने वाले सिलेबस में कौन सा लगा है, शायद त्यागपथी लगा हुआ है। जो अमेठी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनमें शायद त्यागपथी लगा हुआ है। त्यागपथी का आपको खंड काव्य का संक्षेप में लिखना है या फिर उसके आधार पे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिखना है। उसके बाद आता है खंड नंबर खा। अब देखिए आपने खंड नंबर का को कितने आसान शब्दों में कर लिया, और अगर आप इसको पूरा एक बार फिर से रिवाइज करके जाएंगे तो यहाँ से जितने भी प्रश्न आए आप उसको देखिएगा तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। खंड नंबर का आपका समापन होता है, खंड नंबर खा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। खंड नंबर खा, खंड नंबर खा जो है वो है संस्कृत वाला पोर्शन। संस्कृत गद्यांश में किसी एक का सह संदर्भ अनुवाद करना है। 2+5 नंबर, 2+5 का क्या अर्थ हुआ, 2 नंबर आपका होता है संदर्भ का, 5 नंबर होता है आपके अनुवाद का। तो आप संदर्भ भी लिखिए और अनुवाद भी लिखिए। आपके सामने गद्यांश है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाश्चित परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवै आसीत यत्र कुत्रापि अयं जनानां दुःखतां पीडमानाश्च पश्चात्यवचा शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविधि सामंजस्य अकरोत प्राण सेव अस्य स्वभाव एवाशीत। ये जो आपका महामना पंडित मदन मोहन मालवीय वाला है वहाँ से है। आप संदर्भ लिखिए और इसका अनुवाद कीजिए। ये वाला नहीं आ रहा है तो आप अथवा में जो ये हंस राजा तथा परिसिद्ध मध्य आगमना भागने पाप हंस पोतकाय दुहित रक्षित वाला है मयूरो हंस वाला, इसको आप कीजिए 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद, 7 नंबर यहाँ से प्राप्त कीजिए। उसके बाद संस्कृत में जो पद्य वाला पोर्शन है उसमें भी आता है खंड नंबर खा जो है कि दिए गए पद्यांशों में किसी एक का सह संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। 2+5 यानी कि 7 नंबर का है। 2+5, 2 संदर्भ, 5 नंबर की आपका अनुवाद। पहला है कि ना मे रोचते भद्रम व उलोकस्य विशेषणम अक्रुधस्य मुखम पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यति। अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा लिखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एततादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। ये सुभाषित रत्नानि में से है, इसको लिख करके आप अर्थ बताइए। जैसे परोक्षे कार्य हंतारम वाला है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम यानी कि पीठ पीछे आपकी बुराई करें, सामने आपसे प्रिय बोलें। इस प्रकार के मित्रों से सावधान रहना चाहिए। ये उस प्रकार के मित्र हैं कि जो घड़े में तो उनके अंदर विष रहता है और सामने दुग्ध रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णित है, सुभाषित रत्नानि में से है, आप इसको लिखिए। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9 पर। यहाँ से भैया एकदम सरल सरल प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ गलती कर दिए तो आपका 95 प्लस का तो टारगेट भैया छूट जाएगा। अगर आपको हिंदी में 100 में से 95 लाना है तो आपको प्रश्नोत्तर 9 के बाद जितने प्रश्न हैं आपको उनको सही करना होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 9 जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। देखिए भैया अगर आपको सब आ रहा हो तब भी आपको सब नहीं करना है। नंबर आपको केवल 1+1 = 2 ही मिलेंगे। यानी 1 नंबर आपको मुहावरे के अर्थ के, 1 नंबर वाक्य प्रयोग के मिलेंगे। तो इसीलिए आप भैया ज़्यादा होशियारी मत कीजिएगा, केवल और केवल एक ही को करना है, आपको जो आए। जैसे एक है तलवार की धार पर चलना यानी कठिन काम करना, उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। टका सा जवाब दे देना, दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना, नमक मिर्च लगाना यानी कि एक प्रकार से सिफारिश करना। तो इसमें से कोई भी आप एक लिख के उसका वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा। और यहाँ से आया है प्रश्नोत्तर नंबर 10। यह पिछली वर्ष से ही इंक्लूड किया गया है। यह होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो होता है इसमें आपको पूरा इसको पढ़ाना रहता है। यहाँ से आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, यहाँ से पूरा अच्छे से पढ़िएगा।
कि यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने में प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा में असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति एवं आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। लोभ के कारण एक मिल खोल कर शोषण की चक्की चलाई जाती है। इसे इच्छाओं का दमन नहीं करना बल्कि उनका उत्तरीकरण करना है, शमन करना है, उसमें स्वस्थ दिशा देना है। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर धीरे धीरे साहसपूर्ण कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्ज्वल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए माओच्च आदर्शों को आंखें को ओझल नहीं होने देते हैं। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है तो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्यक्ष परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर को प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उद्यतीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ सके। यह एक प्रकार से आपको गद्यांश दिया गया है और इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, सबके लिए एक अंक निर्धारित हैं। सॉरी, एक नहीं है। पहला तो 1 अंक है, दूसरा 2 है, तीसरा 2 है, ये टोटल 5 अंक हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम है। तो यहाँ से आप लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ का जो परिणाम है आप देखिए। दूसरा है आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख है। आप ऊपर आराम से पढ़ के देख लीजिए, यहाँ से उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ से सत्पुरुष कर्तव्य की भावना से प्रेरित वाला। अगला है कि इच्छाओं का उदात्तीकरण का क्या अर्थ है। आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप 1 अंक, 2 अंक और 2 अंक मिलकर 5 अंक की प्राप्ति आप कर सकते हैं। या फिर अथवा में एक और दिया है, आप इसको भी पढ़ करके पूरा प्राप्त कर सकते हैं नंबर, कोई आवश्यकता नहीं, एक ही पढ़ना है दोनों गद्य का ही। प्रश्नोत्तर नंबर 11 पर आते हैं भैया। प्रश्नोत्तर नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में सही युग्मों का अर्थ, मतलब जो सही युग्म हैं उनका सही अर्थ चयन कीजिए। आपके सामने दिया गया है वसन और व्यसन। इसके 2 अर्थ होते हैं। वसन का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। ठीक है। जो व्यसन होता है, व्यसन का मतलब होता है आदत। तो आप देखिए वस्त्र और आदत कहीं पर है। पहला विवश व्याकुल नहीं, कवच भोजन नहीं, तीसरा ये है वस्त्र और आदत। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र और आदत। इसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर? 1 नंबर। अगला देखते हैं अंबुज और अम्बुद। अगला है अंबुज और अम्बुद, इसके लिए भी मिलेंगे आपको 1 नंबर। अंबुज का मतलब होता है कमल, अम्ब मतलब होता है जल और उसमें जा जुड़ जाएगा तो कमल। और अम्बुद का मतलब होता है, यहाँ पर अम्बुद का मतलब होता है बादल। कमल और बादल कहीं पर है बादल और समुद्र, गलत। जल और कमल, गलत। कमल और बादल, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी राइट हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? कमल और बादल, अंबुज और अम्बुद। क्लियर। अब अगला देखते हैं, इसमें आते हैं खा नंबर पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ बताने हैं आपको। आपके सामने 4 हैं, अंबर है, पट है, विधि है, नाग है। इसमें से आपको किसी एक शब्द का 2 अर्थ बताना है। जैसे आपके सामने एक अंबर है, अंबर का 2 अर्थ। एक अंबर का मतलब होता है वस्त्र, एक अंबर का अर्थ होता है आकाश या फिर शून्य, दूसरे का होता है आकाश। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अगला है खंड नंबर ग। खंड नंबर ग हमारे पास है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो आँखों के सामने हो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। जो हमारी आँखों के सामने होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, इसके लिए 1 नंबर। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला, उसे कहते हैं जिज्ञासु, इसके लिए आपको मिला 1 नंबर। अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। पहला है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ये गलत है। इसका सही होगा कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। दूसरा है इस सरोवर में अनेकों कमल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट होगा कि इस सरोवर में अनेक कमल हैं, क्योंकि जो अनेक है वो स्वयं ही बहुवचन है, तो उसके लिए अनेक में अनेकों शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा।
ठीक है। अगला हमारे पास है कि सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, सब सही है, इसमें कवित्री सब गलत है, कवित्री नहीं होता है, कवइत्री होता है, कवइत्री ये शुद्ध है। ओके। तीसरा है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, यहाँ पे अनुमोदन जो है उससे पहले कृपया नहीं लगेगा, बस इतना है। मतलब कृपया लगेगा तो यहाँ पर कृपा नहीं होगा, क्योंकि कृपया और कृपा एक ही शब्द है, एक शब्द बार बार इस्तेमाल करने से वाक्य शुद्ध होते हैं। तो यहाँ से आपको पास 1-1-2 नंबर की प्राप्ति आपको यहाँ से हो गई। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 12। यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 12 वह कह रहा है कि वीर रस अथवा हास रस, जहे वीर रस जहे हास रस, इसका आपको अस्थायी भाव के साथ साथ उदाहरण परिभाषा भी आपको लिखनी होगी। अगला है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण बताना है। उसके बाद आपके सामने दोहा है, सोरठा है, इन दो छंदों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 2, 2, 2 यानी कि 6 नंबर। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 13 पर। प्रश्नोत्तर नंबर 13 है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र कैसे लिखना है। आप इसके लिए यूट्यूब पर चले जाइए हमारे पर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 2 6 नंबर का है ना, आपको जाइएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा, आप देख लीजिएगा कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन कैसे लिखें। अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखना है। आप इसके लिए भी हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 10 की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 14 यहाँ पर है कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और यह सबसे लंबा टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से नंबर कटने के चांसेस कम रहते हैं। इसको अच्छे से लिखिएगा। 2+7 नंबर है। 2+7 का क्या तात्पर्य है? 2+7 का तात्पर्य है 2 नंबर होता है रूपरेखा के, 7 नंबर होता है जो आप रूपरेखा के अंदर मैटर लिखेंगे उसके। आपके सामने 5 निबंध दिए गए हैं, 5 में से आपको एक पर अपने विचार आराम से लिखना है। तो इसकी आप जो लिमिट रखेंगे शब्दों की, कम से कम 500 शब्द तो आपको लिखने पड़ेंगे। आपके सामने है देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश में समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है देश में बेरोजगारी की समस्या और आतंकवाद की समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि, इन सबको भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप हमको कमेंट करके बताएं कि आज का जो मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया आप सभी को कैसा लगा। अगर कोई त्रुटि भई होगी तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपसे जो मैंने वादा किया था आप इसको पूरा देखिए, फिर पेपर देने जाइए। पेपर से देने के बाद आप लौट करके आइए और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि इसमें से आपको कितना मिला। अधिक जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर इससे संबंधित मिलेंगी, जैसे निबंध वाले में है 2-4 निबंध और इसके अलावा भी हैं, आप उसको पढ़ के जाइएगा, हो सकता है हो आ जाए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देना चाहते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए ना अच्छे से भैया। हंसते रहियो, पढ़ाई करते रहियो मस्त से। 24 तारीख को आपका पेपर है, आपको पेपर के ढेर सारी शुभकामनाएं। आराम से पेपर में जाइए, फोड़ के पेपर को आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।